औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 9 है जिसमें वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। सो बिफोर कमिंग टू द पॉइंट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बेसिकली बनते क्यों हैं। तो हमें ये बात मालूम है कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, और इस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के नतीजे में बेसिकली हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो जो हीट चेंजेस बेसिकली अकर होती हैं उसे हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज। ये बात हम पहले भी जानते हैं। तो इसीलिए जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो हमारे पास इंथैल्पी में चेंज आता है। कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जिससे ऐसे रिएक्शंस जिसमें सॉल्यूशन प्रिपरेशन में हीट इवॉल्व हो रही हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसे तमाम रिएक्शन जिसके में हीट जो है बेसिकली इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, उसमें हीट टेकन अप हो, तो उन तमाम रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और ये बात हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिज़ोल्व लाइक के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही में डिज़ोल्व होगा। एंड दिस इज़ वाई is going on, the solution is going to be prepared by adding the solute into the solvent because of their molecular interaction present between the solute and the solvent. It means that they would have the affinity towards each other. The affinity means the polarity. The affinity means the interaction. The affinity means the intermolecular forces. अच्छा, तो आप इसमें इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इंथैल्पी के चेंजेस अगर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट फरमाएं कि आपके पास सॉल्वेंट जब एक साथ मौजूद होता है, किसी कंटेनर में मौजूद होता है, तो वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होता है। जब हम उसको हीट करते हैं थोड़ा सा तो वो सॉल्वेंट सेपरेट हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस एनर्जी यू हैव टू गिवन, सो दिस इज़ बेसिकली द इंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्वेंट। इसी तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी एग्रीगेट होते हैं, हम उसे हीट देते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ कॉल्ड द इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस इज़ द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेंट। सो दिस इज़ अ टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों को एडअप हम कर लेंगे तो दिस इज़ अ टोटल इंथैल्पी चेंज। और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होने के नतीजे में उसने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी जो है वो लिबरेट की, फर्निश की। So the net amount of energy which has been furnished is called the enthalpy change of the solution. So this is the enthalpy change of the solution, and this is less than equal to 0. Less than 0, it means that this would be in the negative. The value of the delta H would be negative. और negative के अंदर अगर negative, it means that energy is escaping out from the solution. This is therefore this is called the exothermic solution process. जबकि this is a second example of the reaction. So in this type of reaction again there is enthalpy change of the solvent, जिसमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी हमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, और सॉल्यूट के पार्टिकल को अलग करने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। लेकिन दोनों टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज है वो इतनी है जितना ये एरो डिफाइन कर रहा है। डेफिनेटली हमने इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे ऐड होके ये टोटल एनर्जी आ गई। जब मिक्सचर बना, सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हुई, जितनी एनर्जी हमने दी थी उससे कम एनर्जी लिबरेट हुई। तो द नेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली इज द हैज़ टू बी गिवन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक सॉल्यूशन प्रोसेसेस। एंड दिस इंथैल्पी चेंज यानी कि इंथैल्पी या heat of the solution, this is also called the heat of the solution, या enthalpy change of the solution would be greater than 0, and this is greater than 0 means this amount of energy would be in the positive, and positive means you are giving it some amount of energy in order to make the solution. It means कि solubility अगर कम होती है तो फिर आपको heat provide करनी पड़ती है।
सो दिस इज़ अ हीट ऑफ द सॉल्यूशन, और इस पूरे साइकिल को कहा जाता है सॉल्यूशन साइकिल। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा है एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में भी हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द सॉल्यूशन साइकिल। नाउ in the preparation of the solution solution cycle, there are the three steps involved in the solution preparation, and that we have already discussed in the previous two slides. जिसमें सबसे पहले ये था कि solutes particles separates from each other. It means you have to given it some amount of energy that would be in positive greater than 0. इसी तरीके से सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एग्रीगेट से वो हीट देते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट वुड बी पॉजिटिव। लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है तो हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एस्केप आउट होती है, तो फर्निश आउट होती है, तो इसको हम निगेटिव से यानी कि लेस देन 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड दिस टोटल इंथैल्पी चेंज इज बेसिकली कॉल्ड द हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये हम बेसिकली डिफाइन कर चुके हैं। इस पूरे साइकिल को जिसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है और ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इस साइकिल को कहा जाता है बेसिकली थर्मोकेमिकल सॉल्यूशन साइकिल। क्या कहा जाता है? थर्म मीन्स हीट, केमिकल मीन्स केमिकल चेंजेस आर इज गोइंग ऑन, एंड बिकॉज सॉल्यूशन इज गोइंग टू प्रिपेयर देयरफॉर इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल सॉल्यूशन साइकिल। ठीक जनाब। और इसकी बेसिकली अनदर एप्लीकेशन हमने शायद प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ने पढ़ी होगी, बल्कि इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, हेसिस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन। एंड हेसिस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन डिफाइंस that the total change in the enthalpy in order to prepare a solution would be equal to the sum of energy, sum of enthalpy change, sum of change in enthalpy of each and every process। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट की है डेल्टा एच सॉल्यूट्स फर्स्ट, फिर डेल्टा एच सॉल्वेंट प्लस फिर डेल्टा एच मिक्स MIX मिक्सर, दैट इन तीनों का समीशन बेसिकली बराबर होगा enthalpy change of solution यानी कि heat of solution। So this basically equation is represented as the Hess's law, यानी इस इक्वेशन को कहा जाता है Hess's law, HESS Hess's law। Now we are moving towards the another topic, that is the concentration। जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो फिर हमें यकीनन कुछ यूनिट्स का सहारा, यूनिट्स को एज अ टूल यूज़ करना पड़ेगा कि किस अमाउंट का हमें कितना अमाउंट हम सॉल्यूट का सॉल्वेंट में ऐड करें, और डेफिनेटली वो किस कंसंट्रेशन का जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। सो कीप इन माइंड द कंसंट्रेशन आर द रिलेटिव क्वांटिटी। इट मींस रिलेटिव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेसिकली रेशियो होती हैं दो क्वांटिटीज़ का। जैसे अगर कहा जाए कि भाई एक बिल्डिंग दिखाई जाए और कहा जाए ये बिल्डिंग बड़ी है या छोटी, तो आप अंटिल उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आप कोई कंपैरेटिवली कोई दूसरी बिल्डिंग उसके सामने लेकर ना आ जाए। तो इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि भाई अमाउंट है, तो अमाउंट को अगर हम ये वॉल्यूम से जैसे यहाँ पे देखा आपने डिवाइड किया हुआ है, तो दिस अमाउंट को मालूम किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव क्वांटिटी। आप इधर देख सकते हैं कि जितने भी फार्मूलाज दिए हुए हैं, अभी हम इसको स्टडी करते हैं, ये जितने भी फार्मूलाज दिए हुए हैं सारे फार्मूला फ्रैक्शंस में हैं, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में है। इसका मतलब है ये तमाम रिलेटिव टू ईच अदर ये क्वांटिटीज़ मालूम की जा रही हैं। देयरफॉर ये तमाम रिलेटिव क्वांटिटीज़ को कॉन्सेंट्रेशंस कहा जाता है। सो कॉन्सेंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं मुख्तसरन। नंबर 1 इज़ द मोलैरिटी। ये आप पहले भी करके आ चुके हैं, तमाम यूनिट्स 9 मैट्रिक्स से सीखते चले आ रहे हैं। सो मोलैरिटी बेसिकली मीन्स द अमाउंट, यानी कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या होती है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है, लेकिन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होता है। कीप इन माइंड इधर है लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और इधर है किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, अच्छा, पार्ट्स बाय मास। पार्ट्स बाय मास को बेसिकली मास फ्रैक्शन कहा जाता है,
और मास फ्रैक्शन को हम इससे कैलकुलेट करते हैं कि जितना मास आपने सॉल्यूट का लिया उसको आपने डिवाइड कर दिया जितना मास आपने सॉल्यूशन का था टोटल, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका मास वो आपने यहाँ पुट किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा मास फ्रैक्शन। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन से क्या मुराद होगी, हम मास की जगह वॉल्यूम ले लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। अच्छा, इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल के फ्रैक्शन मालूम करो, यानी कि मोल कितने सॉल्यूट के मोल मौजूद हैं टोटल मोल्स में ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, यानी कि मोल्स बेसिकली अमाउंट होती है, तो जब यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, सो अमाउंट यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे, मोल्स निकालेंगे, अमाउंट अगर ग्राम में दी गई होगी तो हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ नॉट सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं नीचे वाली डिनोमिनेटर को मोल यानी कि अमाउंट मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जनाब, तो सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम न्यूमेरिकल, have a look on some numerical in order to calculate the molality. So here it is. What is the molality of a solution prepared by dissolving 32 gram of the calcium chloride in 271 gram of water? अच्छा, in order to solve this हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है वो तो ग्राम में दिया हुआ है, हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 271 को बड़े में जा रहे हैं, छोटा आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 0.271 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 32 ग्राम्स ऑफ ये सॉल्यूट है कैल्शियम क्लोराइड, इसके ग्राम्स दिए हुए हैं 32 ग्राम्स। इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हमने इसके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे जनाब अली, वो ये रहा 1110.98, इससे हमने डिवाइड करा देंगे तो हमें आ गए मोल्स ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। सो मोल्स ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड को हमने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करा दिया तो हमारे पास मोलैरिटी निकल आई। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। इसी तरीके से नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रैक्टिस न्यूमेरिकल how many grams of the glucose must be dissolved in 563 gram of ethanol to prepare a 2.40x-2 मोलल अच्छा मोलल बोलते हैं इसको, मोलैरिटी निकालने के लिए मोलल सॉल्यूशन, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी कि इतना मोलल का सॉल्यूशन बनाना है। अब मोलैरिटी दी हुई है, लेकिन अब हमें मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, और हमें मास दिया हुआ है तो हम इससे ग्राम मोल से आ सकते हैं। तो अब हमें क्या मालूम करना है, सॉरी ये इथेनॉल का है यानी सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, हमें मोल्स बेसिकली निकाल के और हम फिर ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। नाउ दिस इज सेकंड न्यूमेरिकल जिसके अंदर है बेसिकली पार्ट्स पर मास, पार्ट्स पर वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन को मालूम किया गया है। इस न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम दी गई है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन पार्ट्स पर मिलियन इन 3.50 ग्राम पिल। दोबारा से मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल आवाज़ नहीं आ रही थी कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन पार्ट्स पर मिलियन मालूम करना है इन 3.50 ग्राम पिल दैट कंटेन्स 40.5 मिलीग्राम ऑफ द कैल्शियम। तो इसको भाई सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपने पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है बेसिकली कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आप देखें इसको हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है कि हमें मास दिया हुआ है 40.5 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है, और जो पिल है जिसके अंदर कैल्शियम इतना है वो पिल का मास 3.50 है। हमने कैल्शियम के मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ कैल्शियम टू द मास ऑफ द पिल, हमने दोनों का रेशियो ले लिया, मास ऑफ कैल्शियम को ऊपर रखा डिवाइडेड बाय मास ऑफ पिल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये दिस इज द सेकंड फार्मूला कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। आई रिपीट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये एक फार्मूला है जो यूज़ किया गया। ये आगे यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये फार्मूला ये लिखा हुआ, ठीक।
इससे पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट होगा। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करें जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी ये बात। और उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा कॉपी में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स को फॉलो करें। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई मास निकालना है, ठीक है, मास को निकालने का क्या तरीक़ेकार है, मैंने उसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल जो है वो मेथड को फॉलो किया जाए। चलें जी, नेक्स्ट क्या था कि द लेबल ऑन आ 0.750 लीटर बॉटल ऑफ इटालियन, और क्या लिखा है, अच्छा तो ये इटालियन काई एंटी या चाय एंटी पता नहीं क्या चीज़ है, इंडिकेट्स 11.5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इसमें इतना अल्कोहल मौजूद है 11.5%। हाउ मैनी लीटर ऑफ द अल्कोहल डज द वाइन कंटेन। ओके, ये वाइन का नाम है बेसिकली, उसके अंदर पूछने पे अल्कोहल की मिकदार कितनी हो। भाई इसको निकालने का क्या प्लान है कि वी नो द वॉल्यूम परसेंट, हमें मालूम है वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, 11.5% हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि 11.5 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल, जिसमें यानी कि 100 टोटल 100 पार्ट्स अगर इस ब्रांड के अल्कोहल ब्रांड से होंगे, उसमें अल्कोहल कितना होगा 11.5%, 11.5 पार्ट्स होगा। और टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 0.750। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा जनाब, बड़ा बहुत ही आसान है कि हमने सिंपल इस परसेंटेज से टोटल वॉल्यूम को काई एंटी या चाय एंटी जो भी इसका ब्रांड नेम है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम बेसिकली अल्कोहल का वॉल्यूम होगा। ठीक है जहाँ, इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालना है। अ सैंपल ऑफ द रबिंग अल्कोहल कंटेन्स 142 ग्राम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड 58 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सैंपल में भाई इतने ग्राम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है 142 ग्राम और 58 ग्राम जो है वाटर है। व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकालने बहुत ही आसान है ये भी। इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल के निकालने के लिए हम ये करेंगे कि 142 तो ये हो गए। ठीक है, इसके हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स ऑफ अल्कोहल आ गए। वाटर के भी हम ग्राम्स को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर आ गए। नाउ वो मोल ऑफ वाटर को और मोल ऑफ अल्कोहल को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब हम निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कि मोल्स ऑफ मिथेनॉल पहले निकालेंगे, सॉरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए मोल्स ऑफ अल्कोहल लिया 2.36, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, जो टोटल मोल्स हमने रख दिए, तो ये मोल फ्रैक्शन निकल आया ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल आया। सो इसी तरीके से अब आपके पास ये एक और नीचे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ये था बेसिकली कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के का फॉर्म, वो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स। नाउ कन्वर्टिंग टू द कंसंट्रेशन टर्म, इसमें बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस वी नो, यूज इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन द रॉकेट फ्यूल्स। बिल्कुल रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इज डाइल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एज एन हेयर ब्लीच, और अगर से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लें तो वो हेयर ब्लीच के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात भी हमें मालूम है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस 30% होता है बाय मास एंड हैज़ अ डेंसिटी 1.11 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इस मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैरिटी निकालनी है। ये आप बेसिकली छोड़ें, इसके लिए एक फार्मूला होता है और इसको समझाना थोड़ा सा लंबा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये आउट ऑफ द स्कोप हो गया न्यूमेरिकल। इतना ये मुश्किल न्यूमेरिकल मैं आपको इंशाल्लाह पेपर में नहीं दूंगा, इसको आप रहने दीजिए। हाँ, ये उसका सॉल्यूशन है, फ़िलहाल इसको रहने दें। चले, जज़ाकल्लाह खैर, ये लेक्चर ख़त्म होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।